Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. So आज का टॉपिक हमारा गवर्नर के पावर्स के रिगार्डिंग है कि एक स्टेट में गवर्नर को वो कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। तो गाइस पिछले क्लास में हमने स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर को स्टार्ट किया था। अब तक हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है और पिछली क्लास में हमने गवर्नर के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड रोल ऑफ गवर्नर। तो आज के सेशन में हम गवर्नर के पावर्स को डिस्कस करेंगे। So without wasting more time, let me begin today's session, that is powers of governor of states. So powers of governor, let's see, the state's governor will have legislative, financial, judicial and executive powers. अगर गवर्नर के पावर्स के रिगार्डिंग बात की जाए तो एक स्टेट में गवर्नर को डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स दिए गए हैं, लाइक एक गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करता है। However, he does not have the diplomatic, military or emergency powers that India's president possesses. मगर गवर्नर के पास डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर नहीं हुआ करता है, वाइस वर्सा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर्स भी हुआ करते हैं। So the first power of a governor is executive power. So let's see regarding the executive powers of a governor in a state. The executive powers as prescribed above are those that are exercised by the Council of Ministers in the name of governor. तो पिछले क्लास में हमने गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्कस किया था। ये वो पावर्स कहलाते हैं कि जिसे पर्टिकुलर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर के नाम से एक्सरसाइज किया जाता है। यानी हर वो एग्जीक्यूटिव वर्क जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किया करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो गवर्नर के नाम से किया जाता है। As a result, the governor is simply a ceremonial head, while the council of ministers is the real executive. तो गाइस जैसा कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि गवर्नर का स्टेटस जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इन अ यूनियन लेवल, कि जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नॉमिनल या सेरेमोनियल हेड हुआ करते हैं, इसी तरह एक स्टेट में एक गवर्नर का स्टेटस सेरेमोनियल या नॉमिनल हेड हुआ करता है। रियल पावर किसके पास है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हुआ करता है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर ये उस पर्टिकुलर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम के पास होता है। जैसे कि यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव पावर ये प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हुआ करता है। सो गाइस नीचे कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स को मेंशन किया है। सो लेट्स सी, द गवर्नर अपॉइंट्स द फॉलोइंग पोजीशंस ड्यूरिंग हिज टर्म, कि गवर्नर अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बड़े पोस्ट को, पोजीशंस को अपॉइंट करते हैं, लाइक एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, chairman and members of state public service commission, council of ministers, judges of courts below high court like district court and other state ministers on the advice of chief minister. तो गाइस यहाँ जितने व्यक्ति का नाम को मेंशन किया गया है ये बिल्कुल यूनियन लेवल की तरह है। जिस तरह यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इसी तरह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरमैन, उसके मेंबर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे थे, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर भी एक गवर्नर वहाँ के एडवोकेट जनरल, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका चेयरमैन और हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स के जजेस को, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, जबकि हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को ये एक गवर्नर अपॉइंट करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ही कैन रिकमेंड दैट अ स्टेट बी डिक्लेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट। और गाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स में गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये भी है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को अपने स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को लागू करने का रिकमेंड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को लागू करवाना हो तो गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड कर सकते हैं कि उनके स्टेट में क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को नाफिज कर दिया जाए। क्यों? एज अ एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट। चूँकि पिछले क्लास में हमने देखा था कि गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट का एजेंट होता है,
तो इस वजह से जो भी काम या जो भी अफेयर्स स्टेट में हो रहे हैं उनसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाखबर कौन करता है? गवर्नर करता है। तो एज अ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर के पास सम सिग्निफिकेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स हुआ करते हैं, जिसे अभी हमने ऊपर जिक्र किया है, डिस्कस किया है। तो गाइस एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखने के बाद अब हम गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड जो पावर्स एक गवर्नर को दिया जाता है। सो लेट्स सी दोज पावर्स। सो गवर्नर कैन समन, प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। तो गाइस जिस तरह यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन क्या करते थे, प्रोरोगेशन क्या करते थे, इसी तरह लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी पावर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास समन का पावर, प्रोरोगेशन का पावर, इसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व खत्म करने का पावर दिया गया है। ही अपॉइंट्स 1/6 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव पावर्स में गवर्नर के पास ये है कि वो काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में 1/6 मेंबर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। जिस तरह हमने राज्यसभा में देखा था कि 12 मेंबर को क्या करते हैं? 12 मेंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। एंड नॉमिनेट्स 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर ये भी है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट भी करते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट किया करते हैं। एंड द नेक्स्ट पावर्स रिगार्डिंग प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस। So according to Article 213, he can यानी गवर्नर कैन promulgate ordinances only with regard to state list and concurrent list। तो गाइस अगर आप इस टॉपिक को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करके स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो गवर्नर के टॉपिक को याद करना, मेमोराइज करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से मिलता जुलता है। तो जिस तरह हमने यूनियन लेवल पर देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकते हैं, ठीक इसी तरह गवर्नर भी आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग एक स्टेट में ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस ये भी एक तरह का कानून या लॉ होता है जो कि टेम्पररी टाइम के लिए लाया जाता है, और ये उस वक्त लाया जाता है जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, काम ना कर रहा हो। मगर डिफरेंस ये है कि जो एक गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करता है ये महदूद है, लिमिटेड है, इसलिए कि ये ऑर्डिनेंस को सिर्फ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ही में क्या है? प्रोमोलगेट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली द गवर्नर कैन हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू पास्ड बिल। तो गाइज इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई बिल स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया, फिर उसको जो है गवर्नर के पास फॉरवर्ड किया गया, तो अब गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस हैं रिलेटेड टू पास्ड बिल। सो लेट्स सी, ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई कानून लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास गया है तो गवर्नर उसको अपना असेंट दे दे, उस बिल को असेंट दे दे, फर्स्ट ऑप्शन। एंड द सेकेंड ऑप्शन, ही कैन होल्ड द बिल। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर उस बिल को होल्ड कर ले, अपने पास रख ले, जिसको हमने पिछले क्लास में टर्म दिया था पॉकेट वीटो को, पॉकेट वीटो से। और ही कैन सेंड दिस बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। तीसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर उस बिल को दोबारा भेज दे रिकन्सिडरेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन वीटो। एंड द नेक्स्ट, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स एडवाइस, या ये कि गवर्नर उस बिल को अपने पास रोक कर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडवाइस के लिए। और गाइस यहाँ पे ये पॉइंट करना ज़रूरी है कि जिस बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट को भेजा है, अब प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अपने पास इन्फिनाइट टाइम के लिए भी रोक सकता है। प्रेसिडेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो उस अपना कंसेंट देकर उसे क्या है स्टेट में भेजे। तो गाइस ये कुछ जुडिशियल लेजिस्लेटिव पावर्स थे रिलेटेड टू गवर्नर। एंड द नेक्स्ट पावर इज जुडिशियल पावर। So let's see, governor appoint the judges below high court level and the president of India consult the governor while appointing chief justice and judges of high court of that state। तो गाइज अगर गवर्नर के जुडिशियल पावर को देखा जाए तो गवर्नर हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, मगर हाई कोर्ट से जो नीचे का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, वहाँ के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट द गवर्नर। और गाइस इस पॉइंट में इस बात को भी बताया जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर से कंसल्ट करते हैं। तो आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अदर जजेस। तो ये दो पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया है।
And the next, he can grant pardon, remission, reprieve of offense against state laws. तो गाइस जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डनिंग पावर था कि अगर किसी ऑफेंडर को उसके ऑफेंस की वजह से, कानून को तोड़ने की वजह से कोई सज़ा सुनाई गई हो बाय द कोर्ट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर था कि उस पनिशमेंट को क्या कर दे, माफ़ कर दे, कम कर दे या बदल दे या घटा दे। तो बिल्कुल सेम पावर जो है गवर्नर को भी दिया गया है कि ऑफेंस को माफ़ करना, बदल देना, कम करना, ये सारे पावर गवर्नर्स को भी दिए गए हैं। मगर गाइस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई है तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है कि वो मौत की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, मगर गवर्नर डेथ सेंटेंस को क्या पार्डन नहीं कर सकते हैं। तो ये था जुडिशियल पावर्स रिलेटेड टू गवर्नर इन अ स्टेट। सो आफ्टर लुकिंग एट द जुडिशियल पावर ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट, वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल पावर ऑफ अ गवर्नर। So guys, money bill can be introduced only on prior recommendation of the governor of that state and he makes sure that annual budget is presented in the legislative assembly. तो फाइनेंशियल पावर्स में ये है कि जो मनी बिल को सबमिट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, तो ये स्टेट लेवल में मनी बिल को उसी वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब उस मनी बिल को गवर्नर के ज़रिए, गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन लिया गया हो, यानी कि गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि जिस तरह मनी बिल को लोकसभा में, सेंट्रल लेवल पर लोकसभा ही में इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक इसी तरह स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली ही में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मगर इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट, गवर्नर ये मेक श्योर कराता है कि हर साल स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में एनुअल बजट भी क्या हो, पेश हो, प्रेजेंट किया जाए। And the next thing, note, the president applies state emergency or president rule only when the governor of that state, the concerned constitutional machinery in the state is not working properly. तो गाइस नोट करके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया गया है, वो ये है कि गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है इमरजेंसी पावर। मगर यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब किसी स्टेट में इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को इन्फोर्स करता है, तो इन्फोर्स करने से पहले वो गवर्नर से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। यानी कि अगर उस स्टेट के गवर्नर को ये फील होता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या है, काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तब फिर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल को इन्फोर्स कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट पावर इज डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट प्लेन दैट इफ देयर इज एनी डिबेट अबाउट वेदर अ मैटर इज विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, द गवर्नर्स जजमेंट इज फाइनल। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, इसी तरह गवर्नर को भी डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को आसान कर दिया है कि अगर किसी भी किस्म का डिबेट, चाहे वो मैटर, अगर वो मैटर कोई भी डिबेट जिसका ताल्लुक ऐसे मैटर से हो जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आता हो, तो उस मैटर में गवर्नर का जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा। मतलब कोई भी ऐसा मैटर है कि जिसके रिगार्डिंग डिबेट छिड़ गया, मगर वो मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आता है, तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में गवर्नर का जो भी जजमेंट होगा रिलेटेड टू दोज मैटर इज फाइनल। अब उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, या डिस्क्रिशनरी पावर्स में ये भी है कि गवर्नर सिलेक्ट्स अ चीफ मिनिस्टर, डिसमिस द मिनिस्टर एंड ही डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ही कैन आस्क फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर में फॉल करता है। तो गाइज, गवर्नर का एक चीफ मिनिस्टर को अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके सिलेक्ट करना, ये उस सिचुएशन में है जब किसी भी पार्टी को बहुमत या मेजोरिटी हासिल ना हुआ हो। फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट असेंबली में टोटल सीट 80 है, 80 है, तो 80 का हाफ प्लस 41 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर किसी भी पार्टी को 41 सीट या 41 वोट नहीं पड़े हैं, तो उस टाइम गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसकी सूरत ये हो सकती है कि एक पार्टी को 25 सीट आए, दूसरे को 25, 26 और तीसरे को जो है 30 क्या है वोट्स मिले। तो अब इसमें से किसी को भी क्या है मेजोरिटी हासिल नहीं हुआ है, किसी को भी बहुमत नहीं हासिल हुआ है। तो अब इस सूरत में गवर्नर किसी भी पार्टी को के एक मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना सकता है, मगर जिस पार्टी के मेंबर को भी चीफ मिनिस्टर बनाएगा या सरकार बनाएगा, उस पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस शो करना होगा विद इन अ पर्टिकुलर डेज। और वो पार्टी किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस को शो करेगी? वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से क्या करेगी? कोलैबोरेशन करेगी, कॉलिशन करेगी, अलायंस करेगी। तो आफ्टर अलायंसमेंट एंड कॉलिशन अगर बहुमत पहुंच जाता है, 41 वोट्स या 41 जो मेजोरिटी का क्वांटिटी है, अगर उसको गेन कर लेता है तो सरकार बन जाएगी, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अदरवाइज
कि कॉलिशन के बाद भी अगर गवर्नर को ये फील होता है कि ये गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं है, तो फिर गवर्नर क्या करेगा, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। फिर उसके बाद जो है असर नो यानी कि न्यूली इलेक्शन किया जाएगा। फिर जिस पार्टी को बहुमत हासिल होगा उसकी सरकार बन जाएगी, उसके मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो इसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। और गाइस इसी तरह गवर्नर के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकता है। किसी भी मिनिस्ट्री के डिसमिस के बाद पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर क्या हो जाएगा, रिजाइन करना पड़ेगा और फिर से क्या इलेक्शन होगा। और इसी के साथ साथ जो है गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर में ये भी है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट में इमरजेंसी को लागू करने का। तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर थे रिलेटेड टू गवर्नर इन आ स्टेट। तो गाइस आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, एंड होता है। इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट के साथ साथ यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है और इसी के साथ साथ स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का सेपरेशन भी एग्जिस्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन या 3 ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, स्टेट लेवल पर भी और यूनियन लेवल पर भी। एज अ रिजल्ट 3 ब्रांचेस लाइक लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स और जुडिशियरी पावर्स ये स्टेट लेवल पर भी और यूनियन लेवल पर भी क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। और इन तमाम ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल एग्जीक्यूटिव का है ऑल ओवर द कंट्री। और जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेडरल लेवल पर यानी यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को क्या करते हैं, लीड करते हैं, और जबकि गवर्नर स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं। सो गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में जुडिशियरी के चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।